राम राम। देखो, आज अपना जो 1857 क्रांति का जो कारण था उनकी बात करेंगे। पहला अपना जो पहले अपन ने मैंने राजनीतिक कारण 1857 की क्रांति के बारे में जो बात करी थी, जो पहला जो कारण था राजनीतिक कारण। दूसरा बताया था मैंने आपको प्रशासनिक कारण। तीसरा बताया था मैं सामाजिक व धार्मिक कारण। चौथा बताया था मैंने सैन्य कारण। पांचवा बताया था मैंने तात्कालीन कारण। और छठा बताया था मैंने आर्थिक कारण। तो इन एक एक कारणों की बात करेंगे। तो आपने जो अपन ने जो पहला है जो राजनीतिक कारण, उनके बारे में बात करेंगे। टॉपिक अपना चल रहा था 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति कहाँ की? ये राजस्थान की ना होकर अपन बात कर रहे हैं कहाँ की? भारत की। भारत की 1857 की क्रांति के बारे में आज अपन बातें करेंगे। कारण की 1857 की क्रांति के कारण थे जो मैंने आपको पहले बताया था, मैंने राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण पहला। देखो, राजनीतिक कारण क्या था, किस कारण से था कि 1857 की क्रांति होने में मजबूर हो गई, तो उनके बारे में बात करेंगे। देखो, 1857 क्रांति के पहले और जो EIC अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के जो उच्च अधिकारी थे वो किस किस नाम से जाने जाते थे? देखो, EIC अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के उच्च अधिकारी। देखो, एक अधिकारी का जो अपन बात करते रहते हैं BCC। दूसरा है अपना, सॉरी BCC नहीं, BGG। दूसरा है अपना AGG। तीसरा अपना PA। देखो, BGG का मतलब होएगा अपना भारतीय गवर्नर जनरल। AGG का मतलब होएगा एजेंट टू गवर्नर जनरल। PA का मतलब रहेगा पॉलिटिकल एजेंट। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि BGG ऐसा भारतीय गवर्नर जनरल, AGG का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल, PA का मतलब होता है पॉलिटिकल एजेंट। इनकी अपन बात बीच बीच में करते रहेंगे, क्या क्या इसके बारे में, कौन कौन क्या क्या कर रहा है, कौन कौन सी इन्होंने सहायक नीति किस किस ने अपनाई थी, उनके सारे बारे में बात करेंगे। देखो, ये तो रही इनकी बात। राजनीतिक कारण के अंदर एक जो अंग्रेज अधिकारी था, भारतीय गवर्नर जनरल का नाम था, उसका नाम था लॉर्ड वेल्लेसली। ये इनका जो समय ये क्या था पहले? BGG अर्थात भारतीय गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेल्लेसली। इनकी समय की बात करते हैं। इनका समय कब से कब तक था? समय था इनका 1798 से लेकर सन 1805 तक इनका समय रहेगा। 1798 से लेकर 1805 तक इनका समय रहेगा। लॉर्ड वेल्लेसली ने एक नीति अपनाई थी। उस नीति का नाम है सहायक नीति। लॉर्ड वेल्लेसली ने एक नीति अपनाई थी, उसका नाम है सहायक नीति।
अर्थात लॉर्ड बेलजले को सहायक नीति के क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है कि सहायक नीति के जनक किसे माना जाता है? सहायक नीति के जो जनक माने जाते हैं लॉर्ड बेलजले। अब देखो सहायक नीति क्या है क्या नहीं है। सहायक नीति के अंदर ये प्रावधान लॉर्ड बेलजले ने रखा था कि कुछ रियासत अंग्रेजों के अधीन अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन करनी है और उस अधीन करने के बाद में EIC का वहाँ पे शासन चलेगा। तो सहायक अर्थात सबसे पहले जो सहायक नीति कौन सी रियासत ने अपनाई थी, दूसरी बार किसने अपनाई थी, तीसरी बार किसने अपनाई थी, उन सब की ही अपन बात करेंगे। देखो पहली जो सहायक नीति भारत में सबसे पहले सहायक नीति जो अपनाई थी, पहले जो सहायक नीति अपनाई थी वो भारत में सर्वप्रथम सहायक नीति ये सहायक संधि रियासत की बात करें, रियासत और नवाब की बात करें या राजा की बात करें, नवाब या राजा। भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि अपनाने वाला रियासत की बात करें तो हमें हैदराबाद, कौन सी अपनी हैदराबाद। और नवाब की बात करें तो हमें निजाम। और कब अपनाई गई थी? सन 1798 के अंदर ये नीति अपनाई गई थी। देखो क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि भारत में जो सहायक संधि के जो जनक माने जाते हैं वो है लॉर्ड बेलजले। लॉर्ड बेलजले ने भारत में सर्वप्रथम कौन सी रियासत को सहायक संधि अपनाई थी या ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कार्य करवाया था? वो थी रियासत का नाम है हैदराबाद। और हैदराबाद की जो नवाब या फिर से कह सकते हैं राजा, जो नवाब कौन थे उसका था निजाम नाम था। और ये सहायक संधि भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि कब अपनाई गई थी? 1798 के अंदर। किसने अपनाई गई थी? कौन सी रियासत को अपनाई गई थी? किसने? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड बेलजले। तो आपको इतना सा आपको याद करना है। अब देखो दूसरी बार सहायक संधि किसने अपनाई थी, तीसरी बार किसने अपनाई थी, वो सबकी अपन बात करेंगे। देखो ये तो रही सर्वप्रथम अर्थात पहली। दूसरी की बात करते हैं। दूसरी जो सहायक संधि अपनाई थी वो किसने थी? दूसरी बार किसने अपनाई थी? सन 1799 में ये अपनाई थी किसने? मैसूर। किसने अपनाई थी? मैसूर। और मैसूर का शासक का नाम था कृष्ण बहादुर शाह। और जो तीसरी बार जो अपनाई गई थी वो अपनाई थी 1801 के अंदर। वो किसने अपनाई थी? अवध ने। किसने अपनाई थी? अवध। और अवध का जो शासक था वाजिद अली शाह ने ये तीसरी बार अपनाई गई थी। तो दोस्तों इस तरह से ध्यान देखना, भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि किसने अपनाई थी, दूसरी बार किसने अपनाई थी, तीसरी बार किसने अपनाई थी। कृष्ण बहादुर शाह ने दूसरी बार 1799 में के अंदर और 1801 के अंदर अवध के शासक का नाम था वाजिद अली शाह, ये तीसरी बार अपनाई गई थी। इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, आगे अपन राजनीति। अब देखो
1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के अंदर भाई ये लोग यहाँ से रियासत को EIC के अंदर शामिल कर लेंगे तो इनको 1857 क्रांति होना संभव है। यहाँ पे दूसरी बार तीसरी बार अपना लिया तो यहाँ पे 1857 क्रांति होना संभव है। तो इस कारण भी 1857 क्रांति का कारण होने का ये सबूत बताया गया है। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, आगे बात करेंगे। देखो आगे देखो, बात दूसरे अपन लार्ड की बात करते हैं। दूसरा लार्ड वेलेजली ने तो सहायक संधि के जो जन्मदाता माना जाते हैं। ये अपन क्वेश्चन भी आता रहता है, ध्यान देना। आगे देखो, राजनीतिक कारण के ही बारे में बात कर रहे हैं अपन। पहला राजनीतिक कारण हो गया। दूसरा जो BGG था भारतीय गवर्नर जनरल है, उसका नाम है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड का जो समय कब से कब था, सन 1736 से लेकर सन 1742 तक इनका क्या था। 1736 से लेकर सन 1836 से लेकर 1842 तक इनका शासन रहेगा। ये भी क्या थे, VGG अर्थात भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड ने भी भारतीय लोगों के ऊपर, भारतीय राजाओं के ऊपर जो इन्होंने क्या किया था, क्या नहीं किया था। देखो, लॉर्ड ऑकलैंड ने एक काम ये किया था कि पहला, मुगल शासकों से नजर लेना। मुगल शासकों से क्या लेना, नजर लेना। नजर क्या होता है अपन बात करेंगे। दूसरी बात है, इनसे खिल्लत देना। खिल्लत देना क्या चीज होती है। तीसरी है दरबार लगाना। लॉर्ड ऑकलैंड ने तीनों चीज, नजर लेना, खिल्लत देना और दरबार लगाना, तीनों पे क्या कर दिया इन्होंने, तीनों पे क्या कर दिया, प्रतिबंध कर दिया गया था। अर्थात ये कि लॉर्ड ऑकलैंड ने मुगल शासकों से नज़र लेना। नज़र का मतलब होता है उपहार या फिर इसे कह सकते हैं भेंट, उपहार या भेंट। कोई राजा या फिर कोई शासक या फिर कोई अधिकारी, भारत के लोग उच्च अधिकार अर्थात उच्च किसी चीज़ के लिए बन जाते थे, किसी चीज़ के लिए अच्छा कार्य करने लग जाते थे या फिर अच्छा कार्य के लिए तत्पर तैयार हो गए थे, तो ध्यान देना कि उनको उपहार देना और भेंट देना उनको क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, भेंट कम करना दे दिया गया था। हाँ कि नज़र देना का मतलब मैं दोबारा बता रहा हूँ कि उपहार, नज़र देना का लेने का मतलब होता है उपहार या भेंट। उपहार है या भेंट का मतलब होता है जैसे कोई भारत के लोग या भारत का राजा कोई उच्च पद प्राप्त कर लेता था
और उच्च प्राप्त पद करने के बाद में कोई अंग्रेज अधिकारी या अंग्रेज गवर्नर जनरल उसको क्या देता था, उपहार या भेंट देता था। तो ये उपहार या भेंट इन्होंने लॉर्ड ऑकलैंड ने बंद कर दिया। 1857 की क्रांति का एक ये भी कारण है। दूसरा कारण है खिल्लत देना। खिल्लत देने का मतलब होता है रेशमी वस्त्र उपहार में देना। देखो, रेशमी वस्त्र उपहार में कौन देता है कौन नहीं देता है। देखो, ये भारत की बात है। भारत का कोई राजा है और खिल्लत देने का मतलब बता रहा हूँ मैं, भारत का कोई राजा, कोई उसके नीचे अधीनस्थ कोई अधिकारी है, कोई उसने अच्छा कार्य कर दिया। अच्छा कार्य करने के बाद में वो राजा अधीनस्थ जो अधिकारी था उसको रेशमी वस्त्र उपहार में देता था। और उपहार में देने के बाद में वो उपहार जो रेशमी वस्त्र जो उपहार में देते थे उसको कब पहनता था, कोई अच्छी समय, कोई अच्छी टाइम पर, या कोई राजा का कोई उद्घाटन हो रहा है, या कोई राजा कोई दूसरा राजा बन रहा है, या कोई अच्छी चीज़ के लिए कोई कार्य हो रहा है, कोई मांगलिक कोई अवसर हो रहा है, तो उसमें वो रेशमी वस्त्र पहनता था। लेकिन अंग्रेज लोग कहते थे कि सबसे बड़े अधिकारी तो हमें, ये कोई ऐसा कोई खिल्लत देना इसको बंद कर दीजिएगा। तो इस कारण से 1857 क्रांति का प्रभाव यहाँ से भी पड़ा था। तीसरा है दरबार लगाना। क्या करते थे मुगल शासक, क्या करते थे, प्रत्येक शुक्रवार को क्या करते थे, दरबार लगाते थे। दरबार लगाते थे तो अंग्रेज लोगों को इन चीज़ों के लिए दिक्कत आती थी। दिक्कत ये आती थी क्योंकि हर शुक्रवार को जब ये मीटिंग करते थे या सभा करते थे तो किसी न किसी अंग्रेजों की कटाक्ष के रूप में ये बातें होती रहती थी। तो लॉर्ड ऑकलैंड ने ये दरबार लगाना भी बंद करवा दिया। किन्हों के, मुगलों से बंद करवा दिया। तो 1857 की क्रांति का जो आग उठी थी तो इन कारणों से ही धीरे धीरे इन कारणों से ही उठना शुरू हो गई थी। जैसे मुगल शासकों से नज़र लेना, खिल्लत देना, दरबार लगाना। क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि भारत में 1857 की क्रांति के बीजीजी अर्थात भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने कौन सी जो 3 चीज़ें हैं उनको बंद कर दिया गया था। मुगल शासकों से एक तो नज़र लेना बंद कर दिया था, खिल्लत देना बंद कर दिया था और दरबार लगाना भी बंद करवा दिया था। किन्होंने, अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो दोस्तों ये लॉर्ड ऑकलैंड की बातें हैं। ये भी कुछ 1857 की क्रांति की उज्जवल अर्थात इनकी एक तरह की ये भी आग का काम कर रही थी। तीसरे अपन बात करेंगे, राजनीतिक कारण की बात चल रही है अभी तक। ये अपना कौन सा पॉइंट रह गया, अपना दूसरा पॉइंट। आगे अपन बात करेंगे एक एक चीज को दोस्तों देखते रहना, कब कहाँ से आ जाती है। तो इसलिए अपन को ध्यान से देखना है कि किस किस ने क्या क्या बंद किया था, क्या क्या 1857 की क्रांति में आग लगी थी मुगलों के भारतीय लोगों की। तो उनकी बात कर रहे हैं। लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं। लॉर्ड डलहौजी, इनका समय है 1848 से लेकर 1856 तक। इन्होंने ये क्या रहे थे, बीजीजी रहे थे। बीजीजी अर्थात भारतीय गवर्नर जनरल रहे थे। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले मुगल शासक, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, मुगल शासकों का निवास स्थान कहाँ पे था,
लाल किला। लाल किला, लाल किला कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर। मुगल शासक का निवास स्थान, मुगल शासकों का जो निवास स्थान था लाल किला था। लेकिन लॉर्ड डलहौजी क्या कहते हैं? लॉर्ड डलहौजी कहते हैं कि मुगल शासक जो लाल किले से यहाँ से आप हट जाओ और आपका जो निवास स्थान रहेगा वो निवास स्थान कहाँ रहेगा? कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, सॉरी, कुतुब मीनार के समीप एक सामान्य हवेली, सामान्य हवेली में रहेंगे। कौन कहता है? ये लॉर्ड डलहौजी ये बात करते हैं। अब देखो, जो लोग मुगल शासक जो लाल किले पे रहने वाले व्यक्ति एक सामान्य हवेली में कैसे रह सकते हैं? और सामान्य हवेली में रहे तो किस तरह? और लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? 1857 की क्रांति के समय मुगलों का अंतिम शासक का नाम था बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय। क्रांति के समय मुगलों का जो अंतिम शासक था, क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान देना कि 1857 की क्रांति के समय मुगलों का अंतिम शासक का नाम है बहादुर शाह जफर। लॉर्ड डलहौजी क्या कहते हैं बहादुर शाह जफर के लिए? कि मुगलों का जो एक शासक है अंतिम बहादुर शाह जफर, इसके बाद में कोई भी मुगलों का उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। किसने कहा? ये लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने, देखो दोबारा मैं क्या कह रहा हूँ, लॉर्ड डलहौजी ने क्या कहा है कि लॉर्ड डलहौजी ने ये बात बोली है कि बहादुर शाह जफर जो मुगलों का शासक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय, इसके बाद में मुगलों का कोई उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। कहने वाला कौन? बीजीजी है, लॉर्ड डलहौजी। अब ऐसी बातें कहेगा कोई गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल ऐसी बातें कहेगा तो ये कोई मुगल कोई शांत बैठने वाले थोड़ी है भाई। मुगलों की जो परंपरा चली है 1526 के अंदर, मुगलों की जो नींव रखी है पानीपत के युद्ध से 1526 के अंदर जो बाबर ने नींव रखी गई थी मुगलों की, और उसके बाद में 1857 के बाद में ये कहता है, 48 में कहता है कौन? लॉर्ड डलहौजी कहते हैं कि अब कोई मुगलों का कोई शासक नहीं रहेगा। तो 1857 क्रांति होने का पूरा ये भी एक कारण हो सकता है। तीसरा, लॉर्ड डलहौजी ने एक अपनाई थी, इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, अपन इसको फिर बाद में और भी बात करेंगे। देखो, लॉर्ड डलहौजी ने और क्या कही थी? लॉर्ड डलहौजी की एक नीति थी, वो नीति देखो कौन सी थी? लॉर्ड डलहौजी की नीति है, लॉर्ड डलहौजी की नीति, उसे हम एक हड़प नीति और इतिहास में उसको व्यवगत नीति
व्यवगत सिद्धांत कह सकते हैं इसे, व्यवगत सिद्धांत। हड़प नीति, हड़प नीति का कारण क्या था? हड़प नीति क्यों इसने लॉर्ड डलहौजी ने कारण क्या था हड़प नीति का? हड़प नीति का कि जितनी भी रियासत है वो किसके अधीन हो जाए? EIC अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो जाए। कौन कहता है? लॉर्ड डलहौजी अर्थात BGG, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी कहता है कि जो भी रियासत जो किसके अधीन कार्य करे, वो किसके अधीन कार्य करे? कि EIC के अधीन कार्य करते अर्थात अंग्रेजों के अधीन वो कार्य करे। ये हड़प नीति या व्यवगत नीति के नाम से जानी जाती है। इतिहास में उसको व्यवगत नीति के नाम से और इसको अपने हड़प नीति के नाम से भी जाना जाता है। देखो, लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले कौन सी किसको हड़पा था? कौन सी रियासत को हड़पा था? सर्वप्रथम किसको हड़पा था? उनके बात करेंगे। एक है 1848 ईस्वी में, नाम सुना है उसका सतारा। सबसे सर्वप्रथम डलहौजी ने सतारा को हड़पा था। सबसे पहले किसको? सतारा को डलहौजी ने। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हड़प नीति कौन से भारतीय गवर्नर जनरल ने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। अगली बात 1849 ईस्वी के अंदर एक का नाम है जैतपुर और दूसरा का है, दूसरी रियासत कौन सी है? संबलपुर। दूसरी कौन सी है? अपनी संबलपुर अपनी दूसरी है। तीसरी की बात करें 1850 ईस्वी में बघाट, 1850 के अंदर है बघाट रियासत को शामिल किया था। 1852 की बारे में बात करें, 1852 के अंदर है उदयपुर को शामिल किया गया था। 1853 की बारे में बात करें, 1853 ईस्वी में किसको हड़पा था? झांसी को हड़पा था। 1854 की बात करें, 1854 के अंदर नागपुर, 1854 में नागपुर। 1856 के बारे में बात करें, 56 के अंदर किसको हड़पा था? अवध को। तो दोस्तों इस तरह आपको क्वेश्चन ध्यान देना। क्वेश्चन स्कूल लेक्चर के अंदर आया हुआ था कि लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी रियासत को सन 1849 के अंदर हड़पा था? ध्यान देना, इसमें संबलपुर ऑप्शन में आया था, संतारा आया था, बघाट आया था, उदयपुर आया था। तो ध्यान देना 1849 के अंदर संबलपुर आया था। देखो, लॉर्ड डलहौजी साइक संधि के जनक तो लॉर्ड वेलेजली थे, लेकिन हड़प नीति के या व्यवगत सिद्धांत जो हड़प नीति के जो कौन थे, इसके जनक थे लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है।
हड़प नीति मैंने आपको बता दिया। हड़प नीति का मतलब होता है रियासत को EIC के अधीन करना। जो रियासत के अंदर राजा रहते थे और राजा नवाब रहते थे, तो इनको क्या करना, राजाओं को अपने अधीन करना। और ये भी ध्यान रखना कि किसी भी कारण से उनको वहाँ पे किसी भी कारण से उनको पद हटाकर EIC के अधीन कार्य करना। देखो क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले किस लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले कौन सी रियासत को व्यवगत सिद्धांत अपनाया था? तो 1848 में सतारा को हड़पा था या व्यवगत सिद्धांत किया था। दूसरी बात, 1849 में जैतपुर और संबलपुर को इनको अपने अधीन किया था। 1850 में बघाट को, 1852 के उदयपुर को, 1853 के अंदर झांसी को। देखो झांसी के यहाँ पे जो लक्ष्मीबाई थी, लक्ष्मीबाई यहाँ पे झांसी पर अधिकार था, झांसी पर शासन कर रही थी। कहते हैं कि ये महारानी ये लक्ष्मीबाई थी, इनके कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ था। इन्होंने कोई दत्तक पुत्र इन्होंने लक्ष्मीबाई ने लिया था। लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि दत्तक पुत्र लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि जो अगर उसके पुत्र पैदा होगा वही उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन इस तरह से इसको हड़प ले लिया था, झांसी को EIC के अधीन कर लिया था। तीसरी बात, अवध के अंदर जो नवाब था, तो अवध के जो नवाब थे उनके ऊपर कुशासन का, कि ये शासन वगैरह अवध के शासन सही तरह नहीं चला रहे, यहाँ पे शासन पूरी तरह से सही नहीं चल रहा, तो इस कारण से इसको EIC के अधीन कर दो अथवा अंग्रेजों के अधीन कर दो, ताकि हम शासन अच्छी तरह से चला सके। अब जब इस तरह से ये कारण रहेगा तो 1857 की क्रांति का जो आग है वो जरूर उठेगी, वो सुलगेगी जरूर। तो ये ध्यान देना, इन कारणों से भी 1857 की क्रांति का बिगुल बजाया गया था। तो ये अपनी राजनीतिक कारण के अंदर और भी है, तो उनकी अपन बात करेंगे। पहले इनका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। देखो अपना जो 1857 की क्रांति थी, पहला अपना राजनीतिक कारण मैंने आपको 6 बताए थे कि कारण क्या क्या हो सकते हैं। अब देखो एक दूसरा कारण भी छोटा सा है, वो मैंने बताया था आपको, प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण क्या था? इस कारण से 1857 क्रांति का बिगुल बजाया था। प्रशासनिक कारण के अंदर क्या था? भारतीय लोगों को, मैं लिख देता हूं, भारतीय लोगों को उच्च पद नहीं देना। जैसे भाई अंग्रेज लोग आते थे, उनको उच्च पद दिया जाता था, लेकिन भारतीय लोगों को जैसा पद सिपाही का ही है तो उनको सिपाही के नाम से ही पुकारते थे। सिपाही से आगे भारतीय लोग कौन थे? जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो कार्य कर रहे थे, जो सेना कार्य कर रही थी, उनको वहाँ तक ही सीमित रखा जाता था, उनको उच्च पद नहीं दिया जाता था। लेकिन अंग्रेज लोगों को धीरे धीरे प्रमोशन, आप कह सकते हैं प्रमोशन, उसको 2-2, 4-4, 5-5, 7-7 साल में दिए जाते थे। लेकिन भारतीय लोगों को उच्च पद नहीं दिया जाता था, जहां तक सीमित था पहले वो वहां तक ही सीमित रह गया। इसलिए 1857 क्रांति का बिगुल का कारण ये भी एक प्रशासनिक कारण भी था। तो दोस्तों आज की अपनी बात हुई है, मैं आपसे यही कहूँगा, मन लगा के पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, एक एक चीज़ क्लियर करते जाओ। आगे दुख थोड़े दिन का ही है, ज़्यादा दुख नहीं मिलेगा।
2-5 1 साल का दुख रहेगा, जीवन सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए जो चीज़ है मन लगा के पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो लेकिन मन लगा के पढ़ो। ठीक है, धन्यवाद।